राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं NCERT चैप्टर 4 जो है क्लास 11th फिजिक्स का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो हमको लगता है 2 पार्ट में बनेगा क्योंकि काफ़ी सारा न्यूमेरिकल है। तो एक पार्ट में बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 2 पार्ट में बनाएंगे इसको। तो पहला पार्ट में देखते हैं कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें अपने पास कुछ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। कह रहा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग, मतलब अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का ए नंबर हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ कांस्टेंट स्पीड आ गया। देखो एक रेन ड्रॉप है, जैसे ये बारिश की पानी की बूंदें कुछ होता ना वैसे। तो ये नीचे आ रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो नीचे अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है और अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। ये तो एक इसको पढ़ के समझ आया। वैसे अगर बात कर लें तो वैसे जब ये नीचे गिर रहा होगा तो नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा mg। नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा mg। साथ में इसको रोकने के लिए साइड एयर रेजिस्टेंस लगेगा। मतलब ऐसा तो कुछ बात नहीं किया एयर नहीं लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आगे पढ़ना अपने को। तो ये जो विस्कोसिटी है और ये जो mg है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर फोर्स मान लो अगर दोनों में से कोई ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा होता तो पानी का बूंद वापस ऊपर चला जाता। mg ज़्यादा होता तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होने लगता, बहुत तेज़ी से नीचे आता। ये पढ़ेगा भी तुम लोग जब विस्कोसिटी पढ़ेगा तो उस समय पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कि अगर विस्कोसिटी नहीं लगता पानी के बूंद के ऊपर, जो बारिश होता है उसके ऊपर विस्कोसिटी नहीं लगता तो पानी के बूंद के पास इतना पोटेंशियल होता है कि अगर वो गिरता तो बॉडी में छेद कर देता, मतलब उसके पास इतना ताकत होता अगर ये विस्कोसिटी नहीं लगता तो विस्कोसिटी लगने की वजह से उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है 0। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन पूछ लेगा तो डायरेक्शन वैसे नीचे की तरफ आ रहा तो हम नीचे की तरफ बोल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात कर ले, इसमें बी नंबर कर ले, चेंज कर ले। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि एक इसको साफ कर दें। अब क्या है, एक कॉर्क है जो फ्लोट कर रहा है वाटर पे। फिर से वही बात, फ्लोट कर रहा है तो ना ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है ना नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। तो जब पानी पे कोई चीज़ फ्लोट कर रहा है, जैसे कहने का मतलब ये हो गया अपना वाटर, ये हो गया इसके ऊपर कोई एक कॉर्क, कुछ भी बना दे कोई मटेरियल, ये हो गया कॉर्क। ठीक है। अब यहाँ पे जो लग रहा होगा फोर्स, उस फोर्स को बता दें हम लोग। तो नीचे एक लग रहा होगा, ऊपर एक लग रहा होगा। अब नीचे क्या लग रहा होगा, तो नीचे ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा। बदले में आर्किमिडीज में कुछ याद हो तुम लोगों को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में था ना, शायद 9th में था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके भी ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, इसीलिए फ्लोट कर रहा है। तो जब दोनों फोर्स आपस में इक्वल है तो लगने वाला फोर्स यहाँ कितना हो गया 0। और फोर्स 0 है तो फिर डायरेक्शन हम क्या ही बताएं, मतलब एक तरफ मोशन होता तो हम डायरेक्शन बताने का भी सोचते हैं, मोशन हो ही नहीं रहा तो फिर डायरेक्शन क्या रहेगा। तो दोनों केस में डायरेक्शन अपने को नहीं मिलेगा क्योंकि फोर्स क्या मिल गया 0, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया 0। वैसे ही अब हम लोग बात कर ले सी नंबर। सी नंबर में क्या कह रहा है, इसको साफ कर लें कि अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। फिर से वही बात, मान लो ये हो गया अपने पास धागा और एक काइट को, जैसे ये हो गया अपने पास काइट, सुंदर सा काइट बन गया ना। अब इसको स्टेशनरी रखा गया है। स्टेशनरी मतलब ये कहीं मूव ही नहीं करा, तो कहीं मूव नहीं करो तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गया मतलब यहाँ पे रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लगने वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। उसी हिसाब किताब में डी नंबर क्या कह रहा, फिर से वही बात, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 km/h ऑन अ रफ रोड। यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोल दिया, वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स कितना हो गया 0। तो इस केस में भी जो फोर्स है अपने पास कितना हो जाएगा 0। देखो मतलब अगर चीज़ों को सुन के समझ के करेंगे तो कितना आसान है यार। अभी तक सब में मैग्नीट्यूड कितना निकल रहा फोर्स का 0 निकल रहा। वैसे अगर ई नंबर देख लें हम लोग, ई नंबर क्या कह रहा है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस पर, साफ कर देते हैं इसको।
पेन का कलर थोड़ा बदल दे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, स्पेस बार में, फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और इसके आसपास कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर है। तो जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर है ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा होगा, कोई पार्टी इस पर फोर्स नहीं लगा रहा। तो जब कोई पार्टी फोर्स ही नहीं लगा रहा इस पर, तो लगने वाला फोर्स इस पर भी कितना है, 0। तो बस हो गया ख़त्म। मतलब इस वाले क्वेश्चन में सारे में पूछा था फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सब में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, 0। लेकिन ऐसे हवा में 0 नहीं बताना है रीज़न के साथ कि क्यों 0 निकल के आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बहुत कुछ टफ नहीं था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो एक अपने पास पेबल मतलब स्टोन, छोटा सा पत्थर हो गया, तो ये हो गया पत्थर, मान लो इसको ऊपर फेंका गया, ठीक है, इसको ऊपर फेंका गया, और इसका मास जो है, मास जो दे रखा वो मास है 0.05 kg, इसको ऊपर फेंका गया। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल, मतलब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इस पेबल पे लगने वाले फोर्स का। तो सबसे पहले जो ए सिचुएशन है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, तो जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। तो देखो फोर्स तो हमेशा एक ही लगेगा, वो क्या हो जाएगा, mg। क्यों, क्योंकि नीचे इसको क्या खींच रहा है, ग्रेविटी। तो जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। बाकी बात ये है कि जब हम इसको फेंके होंगे, जैसे क्या होगा कि जब हम इसको फेंक रहे हैं, पत्थर को जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम भी एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो जब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका स्पीड जो है धीरे हो जा रहा होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, और इसको खींच कौन रहा होगा अपनी तरफ इसको धरती माता खींच रही होगी, और धरती माता कितने से खींच रही होगी, ग्रेविटी से खींच रही होगी। और अगर हमको फोर्स बताना है तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। मैंने है 0.5 और g लेंगे 10, ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन। और उसके बाद इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि कौन इसको खींच रहा है, धरती मेरी माँ है, वो खींच रही है। तो जब खींच रही है तो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा भी हो जाए, अपवर्ड हो जाए चाहे डाउनवर्ड हो जाए, जो लगने वाला फोर्स होगा हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का डाउनवर्ड। अब फर्स्ट सिचुएशन में डायरेक्शन कितना, डाउनवर्ड, और फोर्स लगेगा भी क्या, फोर्स लगेगा mg के ही बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है जो आप उसको अपनी ओर खींच रहा होगा, ग्रेविटी। तो यहाँ पे भी लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, mg। कुल मिला के कितना ही आ जाएगा, 0.5 न्यूटन। मतलब वो ऊपर जा रहा हो, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू mg। अब इसी में जो तीसरा सिचुएशन है वो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी सेम सिचुएशन रहेगा। क्यों भाई, अगर पत्थर को फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो जो फोर्स लग रहा है हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब वो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है तभी लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है तभी भी लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड है। अब वो हाईएस्ट पॉइंट पे भी पहुंचा रहेगा तभी भी फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg, क्योंकि लगने वाला फोर्स mg ही है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या जाएगा, 0.5 न्यूटन। अच्छा ये सिचुएशन नहीं था, ये गलत, हम सोचे थे हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा होगा, ठीक है। सिचुएशन ये है यहाँ पे कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज़ मोमेंटरली एट रेस्ट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वो रेस्ट में। तो हम इतना ही पढ़ के हम सोचे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, इतना नहीं पूछा। आगे पूछ रहा, डू योर आंसर चेंज इफ द पीपल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कह रहा है कि अब इसको हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर मोशन करा रहे थे, मतलब ऊपर नीचे कर रहा था, ये ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। कह रहा है कि अब इसको 45 डिग्री पे फेंका जाए, जैसे ये ज़मीन हो गया, अब यहाँ से कुछ ऐसे इस पत्थर को फेंका जा रहा है और ये ऐसे मोशन करके आ रहा है। तो जब इसको 45 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है तो पूछा जा रहा है क्या तब कोई आंसर में चेंज आएगा। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे है वो, तो जो कंपोनेंट होगा, जैसे इसको इस तरीके से फेंका गया है, वेलोसिटी कंपोनेंट ये है अगर उसका, तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट ही, मतलब वेलोसिटी ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके दो कंपोनेंट में हम तोड़ लेंगे, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा अपने पास y। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो x तो कभी चेंज ही नहीं होगा, देख लो,
क्योंकि अगर लेकिन x के अपोजिट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा अपने को, तो x वाला पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये y वाले पार्टी की वजह से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर लोएस्ट पॉइंट पे आके ज़मीन से टकरा के रुक जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा, जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, mg ही हो जाएगा। तो एंगल पे फेंकें हम लोग या फिर सीधा ऊपर नीचे फेंकें, कोई अपना जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो चेंज नहीं होने वाला, वो उतना ही रहेगा। और जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है। अब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो कहानी थोड़ा अलग होने लगेगा। तो इस सिचुएशन में याद रखना कि एयर रेजिस्टेंस को नहीं लिया गया है, बस उसका मोशन हो रहा है ऊपर नीचे की तरफ, तो उसको रोकने वाला पार्टी कोई नहीं है। तो हम लोग बस उसी को कंसिडर करके, मतलब क्वेश्चन में भी लिखा है इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो उसी को कंसिडर करके सॉल्व किया गया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं समझ आएगा, बहुत हार्ड था नहीं है। अलग अलग सिचुएशन दिया है, उस सिचुएशन बताना है कि जो स्टोन है 0.1 kg मास का, उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो पहला इसमें, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, ट्रेन रुका हुआ है, उस रुके हुए ट्रेन से पत्थर को छोड़ा जा रहा है। तो जब उस रुके हुए ट्रेन से पत्थर को छोड़ा जा रहा है, तो मतलब एक सिचुएशन बना देते हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास ट्रेन, ये ट्रेन रुका हुआ और इसके बाहर से पत्थर को छोड़ा जा रहा है। तो जब छोड़ा जा रहा है तो पत्थर का मोशन नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो इसको कौन खींच रहा है नीचे की तरफ, F इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, mg। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। mg कहने का मतलब मास कितना है अपने पास, 0.1 है, और g अपने पास 10, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला सिचुएशन तो क्लियर हो गया। अब इसी में जो दूसरा सिचुएशन उसको देख लिया जाए, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें वो देख लिया, बी नंबर। कह रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से वही बात, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसिलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर एसिलरेशन 0 है तो फोर्स, मतलब जो लग रहा था वही लगेगा, नया कुछ फोर्स नहीं लगेगा। देखो होता क्या है ना, कि जब कभी भी हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात करते हैं, उससे पहले क्या हो रहा था उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो मान लो यहाँ पे जो ट्रेन है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब उस ट्रेन का एसिलरेशन 0 है, मतलब उस ट्रेन पे लगने वाला फोर्स कुछ भी नहीं है। और हाथ में अगर हम पत्थर पकड़ के रखें तो उस पर भी कुछ फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसका भी एसिलरेशन 0 होगा, क्योंकि ट्रेन का एसिलरेशन 0 है। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे ना हम लोग, अगर हम लोग बाहर से देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, एसिलरेशन है ही नहीं। अब उस पर बैठा हुआ 1000 व्यक्ति भी होगा तो उसके पास एसिलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन के पास एसिलरेशन नहीं है, तो लगने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा उन सारी सिचुएशन में। अब जैसे ही उस पत्थर को छोड़ा जाएगा फिर से, तो उस पर एक ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो हो जाएगा अपने पास mg। तो इस सिचुएशन में भी जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, mg। और इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा डाउन की तरफ। और m कहने का मतलब 0.1, g कहने का मतलब 10, और आंसर विल बी 1 न्यूटन। तो दोनों सिचुएशन समझ आया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सिचुएशन पे। अब तीसरा सिचुएशन देख लिया जाए तो इसको साफ कर देते हैं, फिर तीसरा सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। सीट अपन ट्रेन में बैठे हैं और पत्थर को अपने हाथ में रखे हुए हैं। उस समय ट्रेन का एक्सेलरेशन अपने को दे रखा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस समय मतलब जो फोर्स लगेगा ट्रेन के अंदर, तो हम लिख देते हैं इसको F इनसाइड द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है तो जो पत्थर है वो भी एक्सेलरेट कर रहा हो, तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कहने का मतलब 0.1 और एक्सेलरेशन है यहाँ पे 1। तो कुल मिला के उस समय जो लग रहा है फोर्स वो कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन का। कब, जब ट्रेन के अंदर है पत्थर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा। लेकिन अब बोल रहा है सिचुएशन कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन। हम खिड़की से हाथ बाहर निकाले और पत्थर को छोड़, ठीक है, खिड़की से हाथ बाहर निकाल के पत्थर को छोड़ रहे हैं। पत्थर को जब हम छोड़ेंगे तो पत्थर और ट्रेन का रिलेशन तो ख़त्म हो जाएगा। पहले ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा था 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो पत्थर भी कर रहा था क्योंकि पत्थर अंदर था। लेकिन जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो देखो वही, फिर से वही बात, हमको फोर्स निकालना उस समय का, उसके पहले क्या होता हमको उससे लेना देना नहीं। मतलब
जब पत्थर अंदर था ट्रेन का तो उसके ऊपर इतना लग रहा था फोर्स 0.1 न्यूटन का, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो पत्थर का और ट्रेन का रिलेशन तो ख़त्म, मतलब अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। तो जब पत्थर के ऊपर कोई एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं तो उस समय जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब जैसे उसको हम छोड़ रहे हैं, जैसे उसको छोड़ रहे हैं वैसे उस केस की बात हम कर रहे हैं, जैसे उसको छोड़ रहे हैं तो F ऑन द स्टोन एज इट इज़ ड्रॉप्ड, जैसे उसको छोड़ा जाए तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा mg, जो अभी तक लग रहा था, और उसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, m कितना था 0.1, g कितना था 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन बढ़िया था, समझने वाला था कि जैसे अंदर रहेगा ट्रेन के तो उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे उसको हम छोड़ेंगे तो उसका एक्सेलरेशन तो खत्म हो जाएगा जो ट्रेन का था। तो जो फोर्स लगेगा स्टोन पे वो कितना लगने लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये था थर्ड सिचुएशन। अब इसी में चला जाए कोई चौथा नंबर। ठीक है, तो साफ कर देते हैं इसको। लगने वाला फोर्स कितना आ रहा था अपने पास 0.1 न्यूटन। कैसे आ रहा था, एम ए से आ रहा था। ठीक है, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। अब देखो स्टोन को बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, स्टोन अब ट्रेन के अंदर ही है। तो स्टोन अगर ट्रेन के अंदर ही है, अगर मतलब स्टोन ट्रेन के अंदर है, जैसे मान लो ये ट्रेन है और ट्रेन के अंदर स्टोन है, तो ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये स्टोन भी तो साथ में एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन के साथ। तो इस केस में जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम। अब एम ए मतलब क्या हो गया, एम कहने का मतलब हो गया अपने पास मास है 0.1 और जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 1। तो कुल मिला के लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा होगा। तो उम्मीद करती ये समझ, जैसे देखो ये इनसाइड था और वो इसके तीनों सिचुएशन आउटसाइड वाला था, इसीलिए वहाँ पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटी की वजह से आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है अपने पास वो ट्रेन के एक्सेलरेशन की वजह से जो पत्थर पे लग रहा होगा वो एम में लग रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन। समझ आया है, कुछ बहुत टफ नहीं, बस सारे चीज़ लॉजिकल है। अगर मतलब अपने लॉजिक को सही जगह अप्लाई कर रहे हैं तो सारे चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है, इमोशनल नहीं है, भावनाओं में नहीं बहना, लॉजिकली सोचना है, काम हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसको साफ कर दें। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल टेबल। एक टेबल है अपने पास। ठीक है, ये टेबल बना दिया सुंदर सा। ठीक, अब इस टेबल में क्या कह रहा है सिचुएशन कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू पार्टिकल ऑफ मास। मान लो यहाँ पे एक खूंटी है, मतलब कांटी काट दिया गया है, यहाँ से एक स्ट्रिंग गया है, स्ट्रिंग मतलब धागा हो गया, और यहाँ पे एक क्या कनेक्टेड है, मास कनेक्टेड है। ठीक है, ये बात कर रहा। अब कह रहा है इस पार्टिकल को, मतलब ये जो मास वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराया जा रहा है हॉरिजेंटली। ठीक है, ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे इस तरीके से घुमाया जा रहा है टेबल पे। और यहाँ पे जो बोल दिया है विथ स्पीड v, मतलब इसका स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, इसका स्पीड जो हर समय है वो कितना है, मान लो इधर घुमा रहे तो v स्पीड से इसको घुमा रहे हैं। तो पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो जब कभी भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक तो सर्कुलर मोशन, इतना तो पता ही चल गया सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में दो तरीके का फोर्स लगता है, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल। तो जब कभी भी उसका स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक ही एक्सेलरेशन है उसके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो फोर्स लगेगा एक ही फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो जब कभी भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो देख लो यहाँ पे, यहाँ तो बोल ही दिया विथ स्पीड भी, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे लगने वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है, या फिर वैसा फोर्स जो सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यही उसका सेंटर है और ये धागा है, ये स्ट्रिंग है, तो जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये मास है, मास से अवे क्या लगता है, टी लगता है। तो जो सेंटर की तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, तो हियर द फोर्स एक्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू टी। तो यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को फोर्स वो क्या है, टेंशन है, मतलब इस थ्रेड में जो टेंशन है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर निकल कर रहा है टी निकल कर रहा है, और ऑप्शन है क्या, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है टी।
तो पूछ रहा था यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा। तो लगने जब कभी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो एक ही फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे मास है, मास से अभी क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और वो जो टेंशन दिखाई दे रहा है वही तो टुवर्ड सेंटर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब वही तो है अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कुल मिला के यहाँ जो आंसर निकल के आ गया इतना भारी भरकम क्वेश्चन का, वो क्या निकल के आ गया, टी। ठीक है, उम्मीद करते समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन का इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। तो हम लोग को रिटार्डिंग फोर्स है तो मतलब -50 न्यूटन लिख दे। मास है अपने पास कितना, 20 kg। ठीक है, आगे क्या बात हो गया, इनिशियली मतलब इनिशियल इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। और देखो रोक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं रुक के कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो पूछ रहा हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक, मतलब कितना समय लगेगा उसको रोकने में। तो टी निकालना अपने को। अब ये सारा सिचुएशन है अपने पास। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला मालूम है तो सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला में क्या है, हम लोग को निकालना है टाइम। अपने पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए जो रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, v = u + at। क्यों, क्योंकि v मालूम है, u मालूम है, t निकालना, a हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। a कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो v नो करके लिख दो, F = ma। F कितना है, -50, a m कितना है 20। तो a यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, -2.5 निकल के आ जाएगा। और a अगर -2.5 निकल के आ गया तो नाउ करके v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 15, प्लस की जगह पे हो जाएगा -2.5, t निकालना है यहाँ से। तो t हो जाएगा 15, 2.5 और t, तो t निकल के आ जाएगा 150, 4, 6 सेकेंड निकल के आ जाएगा। तो क्या था, ये कुछ भी नहीं था, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए, किसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मालूम होना चाहिए, सॉल्व करके आ गया आंसर। तो अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, पुराना रिलेशन इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पुराना छूटता जाएगा, तो पुराने वाले को भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला फार्मूला छोड़ते जाएंगे तो फिर गया फिजिक्स, हो नहीं पाएगा। तो पुराना वाला रिलेशन को इस्तेमाल करना है नए वाले के साथ। तो कैसे करना है, कैसे अरेंज करना है, यही सीखना है। तो उम्मीद करती है इसमें तो कुछ भी नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो हो गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। kg वाले पे 3 kg कह रहा है कि उसका स्पीड को चेंज कर दिया। तो इनिशियली जो उसका स्पीड था वो 2 था, इसको साफ इनिशियली उसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो फाइनल उसका स्पीड हो रहा है वो हो रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों बात कह रहा है। और ये कितने समय में हो गया, तो टाइम हो गया 25 सेकेंड। मतलब ये जो स्पीड का चेंज लिया है वो कितनी देर में लिया है, 25 सेकेंड में। और कह रहा है कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहे। तो कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा बॉडी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा। हुआ क्या कि जैसे ये मोशन कर रहा होगा बॉडी, मान लो इस डायरेक्शन में ये बॉडी है कोई भी, और अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते तो ये रुक जाता, और रुकने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉडी है उसका डायरेक्शन अनचेंज कर रहा है और मूव करता रह रहा है। तो कुल मिला के इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा होगा। ठीक है, इतना पता चल गया। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F = m। इतना पता है, m मालूम है अपने को। a अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो काम हो जाएगा। और देख लो v है, u है, t है, तो a तो निकल ही जाएगा, सिंपल यहाँ भी दिख रहा है। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो वही लिख देंगे v नो, मतलब जो पहले से v नो करके v = u + at। v कितना अपने पास 3.5, u कितना अपने पास 2, a निकालना अपने को, t कितना अपने को 25, माइनस करेंगे तो 1.5, ये हो जाएगा 25 a, और यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 25। तो जो a का वैल्यू है पता नहीं, कुछ तो आ रहा होगा, हम भी लिखे नहीं है। तो ये है अपने पास a का वैल्यू। अब यहाँ से अब अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। अब m 3 kg, a का वैल्यू है 1.5/25। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो अपने पास आंसर हो जाएगा। और आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 0.18 न्यूटन का। तो ये अपने पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो पिछला वाले क्वेश्चन में ये किए थे पहले, फिर ये किए थे। इस वाले क्वेश्चन में इसको पहले किया फिर ये किए, तो कुछ भी नहीं था इसमें, दोनों आसान था, हो गया होगा, कुछ हार्ड था नहीं। अब हम लोग चलते हैं
अगले क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले इसमें डायरेक्शन भी बताना है ना। तो डायरेक्शन तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। क्योंकि भाई स्पीड बढ़ गया ना उसका, देखो यहाँ पे इनिशियली 2 था, जब हम फोर्स लगाए होंगे 25 सेकंड के लिए तभी तो उसका स्पीड 3.5 हुआ होगा। नहीं तो फिर होता क्या, अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड कम होता जाता ना यार, समझ रहा बात। या स्पीड बढ़ गया तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा फोर्स। तो इतना तो कर ही लेगा तुम लोग। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक जो लग रहा है 8 न्यूटन का, दूसरा लग रहा है 6 न्यूटन का। तो मान लो हम ये मान लिए हैं फोर्स है 8 न्यूटन का और इसको मान लिए 6 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 न्यूटन का और दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बना दिया। और ये लग रहा है 6 न्यूटन का। तो जब 2 फोर्स इस तरीके से लगेगा तो जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं उसके बीच में आएगा। कहने का मतलब जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और अगर डायरेक्शन निकालना है तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या मान लें, थीटा, कि 8 न्यूटन से थीटा एंगल पे जो रिजल्टेंट है जिसको हम लोग बोल देते हैं एफ आर जो है वो इधर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो अगर सिंपल अपने पास ये जो चीज़ है तो परपेंडिकुलर लॉ का इस्तेमाल करके, मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर लॉ का, इस 6 को इधर ले आएंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा तो हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट में 8 न्यूटन का स्क्वायर 6 न्यूटन का स्क्वायर। तो 8 का 6 का 36, तो अंडर रूट में आ जाएगा 100, और अंडर रूट 100 कहने का मतलब आ जाएगा फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया कि 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है फोर्स का। अगर 2 परपेंडिकुलर फोर्स 6 न्यूटन 8 न्यूटन का लग रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। अब अपने को निकालना है डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन निकालना है तो थीटा है तो हम लोग एक ही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जिंदाबाद, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 6 न्यूटन, बेस कहने का मतलब हो जाएगा 8 न्यूटन। थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये अपने पास आंसर निकल के आ गया, tan इनवर्स 3। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता है एग्जामिनर चाहे बुक, तो इसका वैल्यू अपने को दे रखा होता तो हम लोग आगे भी निकाल दिए होते। तो उम्मीद करते हैं ये समझ है, ये बहुत हार्ड था नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ई रिक्शा का ड्राइवर है, वो इतने स्पीड से मूव कर रहा है। आगे क्या कह रहा कि सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट इन। मतलब ये हो गया इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियली जो है जो 3 व्हीलर का ड्राइवर है वो इतने स्पीड से मूव कर रहा था और रास्ते में एक बच्चे को देखता है। तो अचानक वो ब्रेक मारता है और ब्रेक मार के अपने गाड़ी का स्पीड कितना कर देता है, 0। मतलब उसको रोकना ही है, बच्चे को एक्सीडेंट होने से बचाना होगा। और ये टू सेव द चाइल्ड, आगे बात यही है। और ये सब सारा काम कितने देर करता है वो, चार्ज का, मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। वो बच्चे को देखता है, ब्रेक मारता है, और ब्रेक मार के अपने गाड़ी को रेस्ट में ले आ देता है, मतलब 0 कर देता है। कितने देर में, 4 सेकंड में। आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। तो अपने को हमको निकालना रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। और कह रहा है द मास ऑफ द 3 व्हीलर का जो मास है अपने पास वो 400 kg है। तो ये हो गया 3 व्हीलर, ठीक है। और जो मास ऑफ द ड्राइवर है वो है 65 kg। ये सारा सिचुएशन दे रखा अपने को। अब सॉल्व करके अपने को रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो मालूम नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला जिंदाबाद, F इज इक्वल्स टू एम है। एम अपने को दे दिया, ए निकालना अपने को। तो ए कैसे निकालेंगे भाई, वी है, यू है, टी है, तो ए तो निकल ही जाएगा। अभी तो देखे ही हम लोग वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। तो वी नो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, यू कितना है 10, ए कितना है ए, और टी कितना है 4। तो कुल मिला के यहाँ से जो ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि रोक रहा है ना गाड़ी को, इसीलिए माइनस में आ रहा। 10/4 कहने का मतलब 2.5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एसेलरेशन। ये एसेलरेशन नहीं है, डी एसेलरेशन है। डी एसेलरेशन क्यों, क्योंकि गाड़ी को रोक रहा है वो। तो अब यहाँ जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। अब देखो यहाँ पे M क्या है, कंबाइंड सिस्टम है। कंबाइंड कहने का मतलब थ्री व्हीलर के ऊपर ही है ड्राइवर, 4 पैसेंजर को और बैठा देते तो उनका भी मास को ऐड करना पड़ता है। तो पूरे जो सिस्टम का मास है वो सारा लेना पड़ेगा। तो सिस्टम का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 तो ड्राइवर का हो जाएगा, 400 थ्री व्हीलर का, ड्राइवर का थोड़ी है, 400 थ्री व्हीलर का, और 65 kg जो है ड्राइवर का है। और जो साथ में डी एसेलरेशन हो रहा है गाड़ी को रोकने के लिए वो कितना है, -2.5, तो -2.5 यहाँ पे लेगा। अब पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 465 मल्टीप्लाई 2.5, और ये जो सारा सिचुएशन आ रहा है किस में आ रहा है अपने पास, माइनस में। और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, कौन सा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो यहाँ माइनस में क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 162.5 न्यूटन का। 162 कह रहे यार तुम लोग का आंसर, 1162.5 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि फोर्स रिटार्डिंग है, मतलब रोकने का कोशिश किया जा रहा है। तो उम्मीद करते ये भी समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था, बस वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था, आ जाता आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। लेकिन जब कभी भी किसी भी रॉकेट को हम लोग भेज रहे हैं बाहर, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजते हैं, तो इनिशियली इस पर क्या है, सबसे पहले तो एम ए से ये जा ही रहा है, मतलब मास है इसका, और इसको हम लोग एसेलरेट करा रहे हैं। तो एम ए तो लग ही रहा है इसको ऊपर जाने के लिए, जो फोर्स लगा रहा होगा ये ऊपर जाने के लिए। साथ साथ इसके साथ जैसे मान लो ये ऊपर तो जा रहा है एम ए से, लेकिन इसको रोकने के लिए नीचे कौन होगा, एम जी। इसको एम जी नीचे अपनी तरफ खींच रहा होगा, एम ए इसको ऊपर के लिए लेके जा रहा होगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये एम ए तो है, लेकिन साथ साथ इस एम जी को भी ओवरकम करना पड़ेगा। इस एम जी को ओवरकम करने के लिए इसको ऊपर ही और कितना लगाना पड़ेगा, एम जी लगाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एम जी कैंसिल होगा और ऊपर की तरफ एम ए जाएगा। तो कुल मिला के अगर किसी रॉकेट को हमको ऊपर भेजना है, इनिशियल थ्रस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना है कि इनिशियली उसके पास कितना फोर्स लग रहा होगा, तो एम में तो लगा ही रहा होगा ऊपर जाने के लिए, साथ साथ उसको एम जी भी लगाना पड़ेगा, जो नीचे वाला एम जी है उसको ओवरकम करने के लिए। तो जो इनिशियल थ्रस्ट हो जाएगा उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा किसी रॉकेट को बाहर भेजने के लिए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, एम बचेगा ए प्लस जी, वैल्यू पुट कर ले। तो एक एम कितना अपने पास 20,000 kg, 20,000 kg। ए कितना था अपने पास, तो ए था 5 जी प्लस 10, तो कुल मिला के हो गया 20,000 इंटू 15, 15 टू जा 30 और 4 0, 1 2 3 4, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3 × 10⁵ न्यूटन का। तो यहाँ जो रॉकेट इनिशियली थ्रस्ट क्रिएट कर रहा होगा, कितना क्रिएट करेगा, 3 × 10⁵ न्यूटन का, तब वो ऊपर जा पाएगा। अगर ऊपर नहीं, केवल वहीं पर रखना तो एम ए और एम जी, लिफ्ट वाला कहानी तुम लोग को याद होगा ना, उसी से रिलेट करता है सिचुएशन ये वाला। तो बस थोड़ा सा सोचना कि अगर इसको ऊपर जाना है तो एम ए तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन साथ में जो नीचे एम जी लग रहा है उसको भी जब ये ओवरकम करेगा तभी तो जा पाएगा। तो ओवरकम करने के लिए साथ में एक हम क्या लगा दिए, उसके साथ एम जी भी लगा दिए। तो कुल मिला के फिर जब सॉल्व किए तो अपने पास आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनिशियली मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, मतलब बॉडी हमारा कहीं साउथ से भी नॉर्थ हो सकता है, नॉर्थ से भी नॉर्थ हो सकता है, मतलब बॉडी किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतना अपने को पता चल गया। ठीक है, आगे कह रहा है इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ। वाह, ये सिचुएशन बढ़िया हो गया। जैसे हो क्या रहा है ये समझना बढ़िया है। एम इतना दे दिया, यू इतना दे दिया, और ये जो बॉडी है कह रहा है कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगने लगा है। वो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन साउथ की तरफ है। बॉडी मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, फोर्स जो लग रहा है साउथ की तरफ लग, मतलब फोर्स जो का डायरेक्शन हम दूसरे पेन से बना दें, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, साउथ की तरफ। तो हो सकता है कि बॉडी को रोक दे एक समय पे, संभावना है ना। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक समय पे बॉडी को रुकना पड़ जाएगा, और उसके बाद अगर हम लगातार फोर्स लगाएंगे तो उसका बॉडी का मोशन भी अपोजिट हो जाएगा। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या हो रहा है।
तो फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रहा है, और ये फोर्स जो लग रहा है फॉर 30 सेकेंड, मतलब ये जो फोर्स का टाइमिंग है, इतनी देर के लिए फोर्स को लगाया जा रहा है, 30 सेकेंड के लिए लगाया जा रहा है। कह रहा है कि टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि जब इस फोर्स को अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं उस समय को मानो टाइम को 0। समझ आए? जैसे हुआ क्या, बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी मूव करने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब बॉडी यहाँ पहुँच गया तब हम यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू किया, तो इस समय जो टी को लेना है 0 लेना है, और इस समय से जो फोर्स लग रहा है 30 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है कितने का, 8 न्यूटन का, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सिचुएशन समझ आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर से एक और बार बता दें, ये बॉडी आ रहा है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी आ रहा, बॉडी आ रहा, बॉडी आ रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन बॉडी जैसे यहाँ पहुँचा तो अब हम फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स जब लग रहा है तो इस समय टाइम को क्या मानना है, 0 सेकंड, मतलब जब फोर्स लगना शुरू हो रहा है 0 सेकंड से लगना शुरू हो रहा है। अब बॉडी इस डायरेक्शन में, हो सकता है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स के बॉडी के पास मोमेंटम था तो हो सकता है कुछ दूर तक जाएगा ऐसे, फोर्स को अपोज करता होगा, लेकिन फिर एक ऐसा समय आएगा कि ये बॉडी रुक जाएगा और फोर्स जो है अपना जीत जाएगा और बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि 30 सेकेंड के बाद ये फोर्स हट जाएगा, अब बॉडी अपने आप मूव करेगा और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ये सारा सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन समझ आना चाहिए, इतना इमेजिन कर पाएगा तभी अगला क्वेश्चन हो पाएगा। अब इसमें जो है अपने पास पहला कहानी कह रहा है कि जब टाइम 0 है तो पोजीशन को भी क्या मानना है, 0 मानना है, और कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन, 3 टाइम के लिए पोजीशन निकालना है, तो सबसे पहले -5 के लिए निकालना। अब देखो टाइम तो माइनस में कभी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे -5 कहने का मतलब क्या है कि वो जब टाइम को 0 मान रहा था उससे पहले अपने को बताना है। अभी सिचुएशन आया था ना कि जब फोर्स लग रहा है तो उस समय टाइम को 0 मानना है, तो मतलब अगर वो बोल रहा है t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड, तो मतलब उस समय फोर्स नहीं लग रहा होगा, उसके पहले सिचुएशन के बारे में बात कर, मतलब उस फोर्स लगने से 5 सेकेंड पहले के सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है वो। टाइम कभी माइनस नहीं होता। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जब फोर्स 0 सेकेंड पे लगना शुरू हो रहा है तो उससे 5 सेकेंड पहले के बारे में अपने को पूछ रहा है। तो अगर 5 सेकेंड पहले के बारे में पूछ रहा तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो सिंपल अगर हमको निकालना उसका पोजीशन, तो पोजीशन निकालने के लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला हम लोग सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे v = u+at भी बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना बड़ा फार्मूला इस्तेमाल करने से बेहतर है कि एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल कर ले। तो इस सिचुएशन में हम लोग को बात करना है t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड। तो जब t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड है तो नो फोर्स इज एक्टिंग, ये होगा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग को अगर पोजीशन बताना है तो पोजीशन को हम x से डिनोट कर देते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग को x निकालना है तो स्पीड कितना है इसका, तो स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना अपने पास -5, तो माइनस नहीं लेंगे, केवल 5 लेंगे, क्योंकि अपने को माइनस से क्या पता चल रहा है, 0 सेकेंड से पहले बात कर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और ये 50 मीटर आएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड था ये, और ये था अपने पास सेकेंड, टाइम था 5 सेकेंड पे, तो कुल मिला के अपने पास आ जाएगा 50 मीटर। तो इनिशियली जब टाइम -5 सेकेंड है, मतलब ये सारा कहानी शुरू होने से पहले उस बॉडी का पोजीशन क्या है, 50 मीटर है, और बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे बताना चाहें तो अगर हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो वैसे तो अगर इसको हम माइनस ले लें तो आंसर आ जाएगा -5 मीटर, क्योंकि यहाँ डिनोट करने इसलिए अब हम ये दे रहे हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड 50 मीटर था, लेकिन हमको ग्राफ पे रिलेट करना है इसलिए अब हम माइनस भी ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए अब हम इसको यहाँ पे ले, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ ठीक है, ये हो गया साफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर ले कि ये है बॉडी अपना, और -50 कहने का मतलब मान लो यहाँ कहीं मान लिया -50 है, ये है -50 मीटर, तो बॉडी मूव किधर कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा बॉडी। अब जैसे यहाँ पहुँचेगा जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे ही हम क्या मान रहे हैं t इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। हम ऐसा सिचुएशन मान रहे हैं
कि बॉडी साउथ वाले एक्सिस से नॉर्थ वाले एक्सिस पे जा रहा है और अभी यहाँ पे है जब टाइम क्या है -5 सेकेंड, और जैसे वो यहाँ पहुँचेगा ओरिजिन पे पहुँचेगा तो टाइम हो जाएगा 0 सेकेंड, और उसके बाद से उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और फोर्स कितने देर के लिए लगेगा? 30 सेकेंड के लिए लगेगा। तो यही सिचुएशन अब अगले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ए पार्ट तो हो गया, तो जो बी पार्ट है उसमें है पोजीशन निकालना है 25 सेकंड्स के लिए। तो अब देखो 25 सेकंड प्लस का देर का, प्लस का कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर फोर्स लगा है 25, टोटल तो टाइम 30 सेकंड के लिए फोर्स लगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो 25 सेकंड के लिए लगेगा। तो उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हुए अपने को सॉल्व करना है। तो ये वाले को साफ करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास जो बी सिचुएशन है वो है टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड, और अपने को क्वेश्चन ये बोला था कि जो फोर्स है वो 30 सेकंड के लिए लग रहा है। तो अगर फोर्स लग रहा है तो क्या बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा? मतलब उसका वेलोसिटी तो चेंज होना ही चाहिए। तो अगर वेलोसिटी चेंज होना चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लें। तो यहाँ पे क्या है अपने पास? बी नंबर है। बी क्या है? एट टी इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड। और अपने को देखो क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है 25 सेकेंड्स के लिए। तो टाइम है अपने पास, वेलोसिटी है अपने पास, पोजीशन निकालना है। तो हम कहीं ना कहीं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेंगे क्या? तो देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में अपने को फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए रहेगा, एक्सेलरेशन भी चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे केवल अपने पास है u कहने का मतलब है इनिशियल स्पीड। उसके बाद एक समय के बाद उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो रहा है, वो फोर्स का वैल्यू है कितने पास? अपने पास 8 न्यूटन का। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो मास है अपने पास, ये जो फोर्स है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी के पास, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, अब फोर्स कितने का लग रहा है? 8 न्यूटन का लग रहा है। मास कितना उसके पास? 0.4 kg का। तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, और अगर F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F अपॉन में हो जाएगा। F अपने पास 8 और ये अपने पास 0.4, ये होगा ना यार, F इज इक्वल्स टू एम ए। हाँ, तो 8 और 80/4 हो जाएगा। 80 कहने का मतलब 20 हो जाएगा। तो इसके पास जो मतलब फोर्स लगने के वजह से जो बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ही हम लोग अगर बात कर ले तो ये कौन सा फोर्स था? रिटार्डिंग फोर्स था। तो रिटार्डिंग फोर्स मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा था ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो यहीं पे हम इसको माइनस में ले सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है कितना आ रहा है? -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से अब हमको पोजीशन, एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल स्पीड पता है अपने को, टाइम पता है 25 सेकेंड। तो अब पोजीशन निकालना, तो कहीं ना कहीं अपने पास वो फार्मूला बेहतर रहेगा जो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अपने पास है वी हैव s ने लिखते हैं, x लिख देते हैं, क्योंकि पोजीशन को भी हम बोले थे कि जिससे डिनोट कर देंगे, x से डिनोट कर देंगे। तो वी हैव x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं। तो x निकालना है अपने को, इक्वल्स टू u क्या हो जाएगा अपने पास? u क्या हो जाएगा अपने पास? तो u है अपने पास 10, t कितना अपने पास? 25, ठीक है, प्लस हाफ हो गया। a कितना अपने पास? माइनस का 20, और t कितना अपने पास? t कितना था? 25, तो 25 का स्क्वायर। तो ये सारा वैल्यू रखे। अब ये क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, प्लस इसको मारेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और 625, तो 6250, लेकिन माइनस का 6250। तो ये अपने पास आ गया ये, और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 6000 मीटर, कुल मिला के माइनस का 6 किलोमीटर। वाह, गजब का आंसर आ गया। माइनस का 6 किलोमीटर कहने का क्या मतलब है कि जैसा भी माइनस का 50 आ रहा था तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में था, नेगेटिव वाई एक्सिस में था, वैसे अगर -6 किलोमीटर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो अभी भी उसका जो डायरेक्शन वो किधर है? नेगेटिव एक्सिस पे ही है। कितना सिचुएशन क्या मस्त हुआ वो देखो एक बार। जैसे मान लो ये बॉडी मूव कर, यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ, हो सकता है बॉडी के ऊपर फोर्स लगा होगा, तो ये बॉडी जो है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये बॉडी थोड़े दूर तक आगे गया होगा मोशन करता होगा, क्योंकि उसको फोर्स अपोज करने का काम कर रहा है, और वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी 0 होगा एक ऐसे टाइम पे, और होगा क्या, उसके बाद फोर्स उसको इसी डायरेक्शन में लेते जा रहा है, मतलब बॉडी को इसी डायरेक्शन में मोशन करवाते जा रहा है। अब इसी डायरेक्शन में जब मोशन करा रहा है तो हम लोग 5 सेकेंड पे, मतलब इनिशियली 5 सेकेंड पे यहाँ पे, जैसे 25 सेकंड होगा, मतलब जो फोर्स जो है 25 सेकंड के लिए लगा होगा, तो जब 25 सेकंड के लिए लगा होगा फोर्स, तो उसका जो पोजीशन हो जाएगा अब क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर का, और नेगेटिव है मतलब इसी वाले एक्सिस पे है। समझ आया बात? कितना मस्त सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन फोर्स कितनी देर के लगा? 30 ही सेकंड के लगा।
मतलब 5 सेकंड के लिए और लगेगा, फिर फोर्स हट जाएगा, लेकिन बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी यही रहेगा, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था। तो जो डायरेक्शन हो जाएगा अभी भी यही डायरेक्शन में मोशन करेगा बॉडी। तो ये तो हुआ अपने पास सेकेंड क्वेश्चन, मतलब 10 का बी नंबर हम लोग सॉल्व किए। अब देखा जाए सी नंबर क्या है इसमें, तो इसको साफ कर देते हैं। ऐड करा 30 सेकंड के लिए, और जो 30 से लेके 100 है, मतलब ये जो बचा हुआ 70 सेकंड है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, यहाँ नो फोर्स है, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा फोर्स की वजह से। ये समझ आए? जैसे हुआ क्या कि बॉडी मूव कर रहा था, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के वजह से उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन जो आ रहा है उसके वजह से जो उसका इनिशियल स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका जो स्पीड है वो भी तो चेंज हो जाएगा यार। तो लॉजिकली सोचो थोड़ा, बहुत ज़रूरी है सोचना, ऐसे आंख बंद करके फिजिक्स सॉल्व नहीं होता, सोचना बहुत ज़रूरी है कि कर क्या रहे, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात क्या है, 0 से 30 सेकंड के लिए फोर्स लगा है, और अभी इसके पहले वाले में हम लोग एक्सेलरेशन निकाले थे कि जब फोर्स लग रहा होगा तो उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख दें कि वी हैव ए कितना आया था -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये कितने देर के, फॉर 0 to 30 सेकंड के लिए, फॉर 30 सेकंड। लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से उसका इनिशियल स्पीड चेंज हो गया, मतलब जो यू था 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर वो चेंज हो गया होगा, उसको भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा। तो सबसे पहला पार्ट तो हो जाएगा 0 to 30 सेकंड, तो एक्सेलरेशन है अपने पास इतना, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें, मतलब पेन का कलर चेंज करके बात कर लें, और बात क्या कर लेंगे, फॉर t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल्स टू 30 सेकंड, मतलब इतने देर में उसका पोजीशन हम पहले निकालें, क्योंकि इतने देर में उसके ऊपर एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन है। तो इस वाले टाइम के लिए अगर हम लोग को पोजीशन निकालना है, कहने का मतलब x निकालना, तो वही फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे, x हो जाएगा इनिशियल स्पीड कितना उसका, तो 10 है, t अब t लेंगे क्योंकि पूरे 30 सेकंड के लिए बात करें, 30 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा, प्लस हो जाएगा हाफ, उसके बाद ले लेंगे a कितना है -20, t कितना है अपने पास 30 स्क्वायर। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9000 और 300 माइनस करेंगे तो 87, तो माइनस का 8700 ये आएगा। क्या हो गया बात, जो पहला 30 सेकेंड पे फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स लगने के वजह से जो उसका पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा -8.7 किलोमीटर, या फिर -8700 मीटर हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हो गया पहले 30 सेकंड के लिए जब फोर्स लग रहा था वो इतना था, ठीक है। अब क्या है, फोर्स हट गया, फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, लेकिन फोर्स जब नहीं एक्ट कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया होगा, क्योंकि भाई फोर्स एक्ट कर रहा था तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जो नया वेलोसिटी हो जाएगा वो हम लोग निकालते हैं, और उसी वेलोसिटी से इस बचे हुए टाइम में उस ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा। वेलोसिटी पहले 10 था लेकिन फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अब जो इस वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना, और उस वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करने वाला है। तो इसको हम साफ कर देते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे हम सॉल्व करने की, क्योंकि एक पेज में रहेगा तो समझ आएगा, ऊपर नीचे रहेंगे तो थोड़ा गायब होने लगेगा, नहीं तो बैकग्राउंड नीचे। हाँ, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो नाउ हम लोग क्या कर ले, वी सिटी की, वहाँ पूछ रहे हैं हमको, गंदा लगा है। तो v कितना अपने पास वही तो निकालना है कि v कितना होगा, u के पास कितना -20, और t कितना ले लेंगे हम लोग, कितने देर के लिए फोर्स लगा था 30 सेकंड के लिए, तो 30 सेकंड के लिए बात करना अपने को। तो ये कितना 3 to 6 माइनस का 600, तो बाप रे, माइनस का 590 मीटर पर सेकंड का उसके पास वेलोसिटी हो जाएगा फोर्स लगने की वजह से। और माइनस कहने का क्या मतलब है, डायरेक्शन उसका अपोजिट है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा। बहुत हेवी स्पीड आ गया यार, -590 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी उसका अब कितना हो गया, फोर्स लगने की वजह से 590 मीटर पर सेकेंड का हो गया। अगर वेलोसिटी इतने का हो गया तो अब तो उस पर फोर्स लग नहीं रहा, तो अब हम लोग को पोजीशन निकालना है बचे हुए 70 सेकेंड के लिए। अब 70 सेकेंड से कुछ याद आ रहा, चड्डे इंडिया, ठीक है, मात्र 70 सेकेंड है तुम्हारे पास, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं, अपने पास काफ़ी समय, फेल होना है यार, एक बार फिर पढ़ना है, फिर फेल होना है, समय तो समय ही है अपने पास। तो हम लोग क्या बात कर ले, अब पोजीशन बात करना, पोजीशन के लिए फिर पेन का कलर चेंज कर लेंगे,
पेन का कलर है अपने पास। तो अब इसको हम x1 बोल देते हैं क्योंकि ये 30 सेकंड के लिए था, इसको हम बोल देते हैं x2 बोल देते हैं। तो x2 जो आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकाला तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है अपने पास इसका 590, जो टाइम है अपने पास है 70 सेकंड। तो यहाँ जो आ जाएगा 00 7 9 63 6 कैरी 750 4130 41300 और 8700 700 जोड़ेंगे तो 42 42 8 हो जाएगा 50। तो कुल मिला के इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल पोजीशन बताना ना अपने को, फाइनल पोजीशन बताना 100 सेकंड के लिए, तो आप कहाँ लिखें यार, जगह तो कहीं बचा ही नहीं। पहले तो पेन का कलर चेंज करें, किससे कर ले, ग्रीन से कर लेते, पता चल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब दोनों का सम। और दोनों का सम आ रहा है मेरे हिसाब से 50,000 मीटर, और 50,000 मीटर कहने का मतलब है 50 किलोमीटर, और ये आ रहा माइनस का, तो माइनस का आ गया 50 किलोमीटर। वाह, फोर्स तो कमाल ही कर दिया। मतलब अगर 30 सेकंड के लिए 8 न्यूटन का फोर्स लगा है उस 0.4 kg वाले मास पे, तो उसको कहाँ पहुँचा दिया है वो, मतलब 100 सेकंड में कहाँ पहुँचा दिया, 50 किलोमीटर पे पहुँचा दिया है। बहुत हेवी वाला फोर्स लगा है इसके ऊपर। तो जब हम लोग बात करें पूरे सिचुएशन को, तो ये समझ आना चाहिए कि कैसे किसको किस तोड़ के डील करना है, किस सिचुएशन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज। देखो ये अगर डेवलप कर पाए, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा, समझ पा रहा है तो उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये डेवलप कर पा रहा है कि कैसे कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना उसके वजह से क्या होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तुम लोग को तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब हार्ड है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छा है, मस्त वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन करके बंद करते हैं। कितना क्वेश्चन है, 23, 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये जो अगला वीडियो भी बनाना है उसको ज़्यादा लंबा तो नहीं करना है ना, कोशिश करना है कि दोनों एक सेम टाइम लेंथ का, तो इसीलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो बंद करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 इज इक्वल्स 2 मीटर। तो रेस्ट से स्टार्ट कर, रेस्ट छोड़ रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड बाई ए पर्सन। तो पर्सन जो है स्टोन को ड्रॉप कर रहा है स्टैंडिंग ऑन दी टॉप ऑफ अ ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, तो ये भी सिचुएशन कह दिया कि ये जो कितने हाइट से खड़ा है, 6 मीटर हाइट पे खड़ा है, और ये जो ट्रक है एसेलरेट कर रहा है, और इस एसेलरेशन की वजह से इस स्टोन को वो छोड़ रहा है। तो जब देखो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, जैसे अब ट्रेन वाला याद हो हम लोग, तो ट्रेन एसेलरेट कर रहा था, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और स्टोन को ड्रॉप किया गया था, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया गया था। यहाँ पे हम लोग को क्या बात कर रहा है, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, यहाँ भी वो बोल रहा है, और कह रहा है कि जो यूनिफॉर्मली एसेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से। तो फाइंड करना अपने को वेलोसिटी एसेलरेशन t इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे। तो अपने को फाइंड करना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड। मतलब हुआ क्या है कि 10 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट किया है, नहीं, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करके धीरे धीरे ट्रक एक्सेलरेट ही कर रहा है, स्टार्टिंग से एक्सेलरेट कर रहा है। और कहानी क्या हुआ कि 10वें सेकेंड पे एक स्टोन को गिराया गया है, 10वें सेकेंड पे एक स्टोन को एक्सेलरेट करते हुए ट्रक से गिराया गया है। तो जब एक्सेलरेट करते हुए ट्रक से गिराया जाएगा ना स्टोन को, तो जो पाथ फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, मतलब ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, फिर आके गिर जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन, उस स्टोन के पास भी एक्सेलरेशन होगा तो वो आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि ट्रक उसी डायरेक्शन में मूव करा, तो स्टोन के पास भी एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में, तो वो भी आगे बढ़ना चाहेगा। तो जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जब गिरा रहे हैं हम लोग स्टोन को 10वें सेकेंड पे छोड़ रहे हैं, तो अपने को पूछा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 11 सेकेंड पे पूछा है। तो मान लो 10वां सेकेंड यहाँ है जब उसको छोड़ा जा रहा है, हम मान लेते हैं 11 सेकेंड ये है, मतलब जब स्टोन यहाँ पहुँचा होगा तो वो उसके लिए 11 सेकेंड होगा। तो इस सिचुएशन में, मतलब इस केस में उसके पास वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वही अपने को निकालना है। तो अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे भी बोला है नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो था वो लिख लें हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं कि क्या किया जाए। वेलोसिटी निकालना है 11 सेकेंड पे, मतलब 10वें सेकेंड पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि भाई यू है उसके पास, ए है उसके पास, हम लोग को टाइम भी मालूम है कि ये जो सारा सिचुएशन है, मतलब ये जो पत्थर गिराने वाला काम हो रहा है 10वें सेकेंड पे हो रहा है, तो मतलब 10 सेकेंड तक उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा ना वो।
तो वेलोसिटी पहले हम लोग निकाल लेते कि वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबसे सिंपल फार्मूला यही है, u प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना है जिसके लिए इनिशियल इतना है, 2 इतना है, और ये कौन से सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, 10 सेकंड, क्योंकि 10वें सेकंड पे क्या है उसके बाद ही तो 11 निकालेंगे ना। तो 10वें सेकंड पे जो वेलोसिटी है स्टोन का या फिर ऐसा कह ले ट्रक का, वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से स्टार्ट किया लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड ये स्क्वायर से एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है ट्रक 10 सेकंड के लिए, तो जो उसके पास वेलोसिटी है कितना का आ गया, 20 सेकंड का आ गया। अब ये जो 20 सेकंड का वेलोसिटी आया है किस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे अब हम लोग को डायरेक्शन निकालना होगा। क्यों निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसके पास दो, जैसे मान लो अगर ये मूव कर रहा है तो ये पेन का कलर चेंज करके ये ले लेते हैं, तो ये इसका कुछ ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का। लेकिन हमको इसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट में लिखना होगा। वो दो कंपोनेंट, एक तो हो जाएगा ये कंपोनेंट, एक हो जाएगा ये कंपोनेंट। तो अगर हम लोग 10वें सेकंड के लिए बात किए हैं तो ये जो पार्टी निकाले हम लोग, ये कौन सा पार्टी निकाले, ये पार्टी निकाले एक्स का, क्योंकि भाई एक्स डायरेक्शन में ट्रक मूव कर रहा था, तो इसलिए ये जो वेलोसिटी एक्स के लिए है। तो ये अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी वाई के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। तो वाई कंपोनेंट जब कुछ है ही नहीं तो वेलोसिटी वाई के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग 11 सेकंड पे चलेंगे तो ये सारा कहानी था कौन से टाइम पे, एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पे। लेकिन जैसे एट टी इक्वल्स टू हम लोग 11 सेकंड पे चलेंगे तो कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा। कहानी क्या बदल जाएगा कि जो एक्स वाला पार्टी है अब आगे तो बढ़ नहीं रहा, मतलब जो था उसके पास वही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 10वें सेकंड पे कहानी था, 10वें सेकंड पे वेलोसिटी कितना था उसके पास, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेट कर नहीं रहा, तो ये वाला जो पार्टी अब तो चेंज करेगा ही नहीं ना, चेंज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये हम 11 सेकंड पे निकाले, 12 सेकंड में नहीं, किसी भी समय हम निकाले, जो एक्स वाला पार्टी है जो जब छोड़ा गया उस समय जो था वैल्यू, वही वैल्यू तो 11 सेकंड पे भी रहेगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, तो पेन का कलर चेंज करके लिख देते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट 11 सेकंड पे हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर। समझ आ रहा सिचुएशन, क्योंकि 11 सेकंड पे आगे उसको नहीं बढ़ाया, तो जो था वही तो रहेगा। तो वो कितना था, 20 था, तो 20 ही रहेगा। अब यहाँ पे y भी आना चाहिए, तो अब हम लोग निकाले वेलोसिटी ऑफ y। तो वेलोसिटी ऑफ y कितना निकल के आ जाएगा, तो भाई अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो नीचे की तरफ है y वाला कंपोनेंट, ये था x कंपोनेंट, ये है अपने पास y कंपोनेंट। नीचे की तरफ कौन खींच रहा होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा कि नहीं, पहले ये बता दो। नीचे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा। तो नीचे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा हो तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ए टी कहने का मतलब हम क्या लिख देंगे, जी टी। इसको ना अलग पेन से लिख देते हैं, ये जो है अपने पास वाई कंपोनेंट वाला, नहीं तो थोड़ा सा मिक्स होता हुआ लग रहा। देखो सारा सिचुएशन सोचने वाली बात है, अगर सोच समझ के कर पा रहे हैं तो चीज़ आसान है थोड़ा। क्या ले ले यार, ये ले लेते हैं। तो हमको क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट। हमको क्या पता चला कि अगर हम लोग वाई के लिए बात करें 11 सेकंड में, मतलब इस सेकंड यहाँ पे है सिचुएशन, कहाँ गया यार पेन, हाँ ये सिचुएशन। तो यहाँ पे एक ही चीज़ लग रहा होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, और नीचे की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना है वाई कंपोनेंट वाला, तो u प्लस जी लिख देंगे क्या, और g को माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। अब u यहाँ पे कितना है, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ y, मतलब 11 सेकंड पे हम लोग बात कर लेंगे, तो 11 सेकंड पे u अपने पास कितना रहेगा, तो भाई 0 रहेगा ना, कि u तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं। तो जब u कोई वेलोसिटी है ही नहीं कभी भी, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। g कितना रहेगा, तो यहाँ कुछ बोला है क्या g के लिए, नहीं बोला है, तो 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और ये सारा सिचुएशन 10 से 11 सेकंड के बीच में हो रहा, मतलब जो टाइम है अपना कितना है, 1 है। समझ आएगा कहानी। तो यहाँ जो वेलोसिटी निकल के आ जाए, वेलोसिटी निकल -10 भी लिख सकते हैं। -10 कहने का मतलब बस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसका नीचे की तरफ है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम माइनस नहीं लिखे हैं, टेंशन उस चीज़ का मत लेना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 11 सेकंड पे बात करेंगे तो x कंपोनेंट है 20, y कंपोनेंट है 10। हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट, तो जिसको हम बोल देते हैं VR। और अगर दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो एक हो जाएगा 20 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 20 मतलब 400, 10 मतलब 100, तो अंडर रूट में 500, 500 का निकला 5 इंटू 100 का 10 निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√5। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10√5।
अब देखो 11 सेकंड पे एसेलरेशन निकालना अपने को, तो एसेलरेशन एक ही एसेलरेशन तो लग रहा है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 9.8 कह लो या 10 कह लो। तो दोनों सिचुएशन में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये समझ आया होगा। वेलोसिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले 10√5 निकल के आ गया। अब हम लोग को डायरेक्शन बोला था क्या, डायरेक्शन बोला नहीं है, जैसे डायरेक्शन बोलता तो थीटा मान के सॉल्व कर देते, टेन थीटा वाला, वो तो हम लोग कर सकते, अब हम समझ रहे, अब उम्मीद करते इतना। तो अगर हम लोग को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला तो इतना हो गया। एक्सेलरेशन बोलेगा तो एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है 11 सेकंड पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो लिख लेगा, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ जगह नहीं है यहाँ, इसीलिए बस बता दिया वर्बली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको साफ करके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा कि अब मास और बॉब ऑफ मास 0.1 kg हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रूम बाय स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। तो बना लें सिचुएशन, मान लो ये हो गया अपने पास सीलिंग, ये हो गया अपने पास स्ट्रिंग, ये हो गया बॉब, और बॉब वो है 2 मीटर। फिर हो गया बात ऑसिलेशन में है, स्पीड ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब जब स्टार्ट में यहाँ पे जो स्पीड है उसका, तो इसको हम इनिशियल बोल देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द ट्रैजेक्टरी, मतलब अपने को बताना है पाथ, ट्रैजेक्टरी कहने का मतलब अपने को बताना पाथ ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट। अच्छा, केवल पाथ के बारे में बात करना है कि जब हो क्या रहा सिचुएशन पूरा हम बता रहे हैं, इस बॉब को मोशन में सेट किया जा रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है ये बॉब, ऑसिलेशन अगर ये कर रहा है बॉब, तो बोल रहा है कि हमको बताना है पाथ सबसे पहला जब उसके थ्रेड को कट किया जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहने का मतलब ये जब बॉब मोशन कर रहा है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो होता है 0, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी दे रखा है अपने को वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों 0 होता है, क्योंकि यहीं पे जाके रुक तो जा रहा है ना बॉब, यहाँ पे जाके रुक जा रहा कहने का मतलब वेलोसिटी 0 है तभी तो रुक रहा होगा यार। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुक जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होता है 0। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट पे जो बॉब है वो जाके रुक जा रहा है, तो उस केस में उसका वेलोसिटी 0 होता है। तो कह रहा है कि जब यहाँ पे बॉब पहुँचेगा, ये जो बॉब है यहाँ पे पहुँचा रहेगा, इस समय इसका अगर हम थ्रेड कट करेंगे, थ्रेड अगर कट करेंगे तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, तो ये पाथ क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाएगा। मतलब इसको काट दिया जाएगा इस पॉइंट पे, तो जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है ना, तो ये सीधा सीधा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा अगर इसको कट किया जाएगा। और दूसरा सिचुएशन अपने को पूछ रहा है इसमें कि मीन पोजीशन पे, तो मीन अगर यहाँ पे मोशन कर रहा तब की बात है, ये केवल रुका नहीं है, मोशन कर रहा उस दौरान की बात है, मोशन कर रहा है और एक्सट्रीम पॉइंट पे हम उसका थ्रेड कट कर दिए, तो उस समय जो उसका पाथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। मोशन करते के दौरान अगर मीन पोजीशन पे उसका हम थ्रेड या लेंथ स्ट्रिंग कट करेंगे, तो इसके पास इस समय हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो कितना है 1 मीटर। तो अगर ये इस तरफ मोशन करके जा रहा है और उस समय हम थ्रेड कट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा गिरने के लिए, या फिर इस तरफ मोशन करके जा रहा है, ठीक है, और हम थ्रेड कट करेंगे तो ये कुछ मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर, मान लो अगर वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसका पाथ ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है थ्रेड कट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखो ये कैसा लग रहा है, इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, कैसा पाथ लग रहा है, पैराबोलिक लग रहा है। तो जब मीन पोजीशन पे उसके थ्रेड को कट किया जाएगा तो जो ट्रैजेक्टरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अपने को ट्रैजेक्टरी मतलब बस पाथ बताना था कि कैसा पाथ फॉलो करेगा और उसके थ्रेड को एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे कट करेंगे। तो सारा ये इमेजिनेशन वाला कहानी था, कोई लॉजिकल चीज़ था नहीं है। तो अब यहीं पे रहने देते हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन उसका अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते लिखते रहना थोड़ा मोड़ा, और ख्याल रखो। राम राम फिर।